हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हूँ डॉक्टर अखिलेंद्र और मैं लेके आया हूँ हमारा चैनल जिसका नाम है मैथ्स मैटर्स। इस चैनल में हम सीखेंगे गणित की A to Z और गणित के बारे में। गणित बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको सीखने में कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को बहुत ही हार्ड पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको मतलब प्रॉपरली सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें तो चीज़ें आसान पड़ जाती हैं और हमारे कॉम्पिटिशन में भी बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जैसे कि यूपीएससी का कंपटीशन हो गया, चाहे आपका IIT हो गया, चाहे इवन पीएमटी हो गया। पीएमटी में भी आपका मैथ बहुत काम आता है। कैसे काम आता है? आगे जब आप पीएमटी तैयारी करते हैं उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, इस तरह की तमाम चीज़ें आती हैं जिसको सीखने, जिसको समझने में आपका जितना अच्छा गणित रहता है उतना अच्छा उसको भी सीखने में आसानी होती है। प्लस फिजिक्स अगर आपको सीखना है तो उसमें जितना अच्छा आपका मैथ होता है उतनी अच्छी आपकी फिजिक्स होती है। तो ये तो रही भाई मैथ के बारे में मोटा मोटी मतलब कि जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ कि मैथ कितना अच्छा होता है, कितना ज़रूरी हमारे लिए है। तो अभी शुरू करते हैं, हम 9th क्लास से शुरू करेंगे। तो 9th क्लास का मैं आपको इसमें ब्रीफ देने वाला हूँ और ब्रीफ में मैं आपको फर्स्ट वीडियो में 1 to 7 चैप्टर्स का ब्रीफ दूंगा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम से लेकर के ट्रायंगल तक का मैं आपको, ट्रायंगल ही आई थिंक 7 चैप्टर है, हाँ ट्रायंगल ही है, तो वहाँ तक मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला आपका मैं आपको बताता हूँ, आपका चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं भाई नंबर्स होते कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, प्लस मैं आपको बता भी सकता हूँ, तो मैं बोलते जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, उसको आप नोट कर दियाइएगा। तो पहले फर्स्ट नंबर्स आपके होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपके 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होते हैं। तो इनको नेचुरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। नेचर में आपका 1 2 3 4 5, मान लीजिए 1 पेड़ है, 2 पेड़ है, 3 पेड़ है, 4 पेड़ है, इस तरह से आपका नेचर में इसी हिसाब से पाया जाता है, इसलिए हम इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा आपका होता है होल नंबर। होल नंबर आपका 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक होता है, मतलब नेचुरल नंबर प्लस 0। होल मतलब होता है पूर्ण संख्या, मतलब कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट अगर आपको करना है तो आप जो जितने नंबर आप जानते हो नेचुरली उनमें आप एक नंबर और जोड़ दो, जिसको हम बोलते हैं नथिंग। नथिंग मतलब 0। तीसरे नंबर आपके होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं इनमें हम जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको भी जोड़ देते हैं, मतलब कि -1 से लेकर के -इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। मतलब कि आपका इंटीजर हो गया माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। फोर्थ नंबर आपके होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जो आपके डिवाइड करते हैं, मतलब 1/3, 2/5 या फिर 5/2 इवन हो गया। दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है आपका वो होता है जो आपका अपने सबसे सिंपल फॉर्म में होता है, जैसे 2/3 हो गया, चाहे 3/5 हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो कि आपका सबसे सिंपल फॉर्म में नहीं होता है, जैसे 5/3 हो गया। 5/3 में एक आपका एक होल जुड़ा हुआ है, मतलब 1 होल हो गया प्लस 2/3 फ्रैक्शन में हो गया, तो ये फ्रैक्शंस हो गए। इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इन दोनों को जब आप जोड़ देते हैं तो बन जाता है रेशनल नंबर। क्या बन जाता है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q का फॉर्म मतलब क्या होता है? ये भी अगेन अगर आप इसको सबसे सिंपल टर्म में समझो तो P/Q मतलब होता है जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में किस किस नंबर को लिख सकते हैं? जितने फ्रैक्शंस हम उनको लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, प्लस जितने होल नंबर भी हैं आपके या आपका नेचुरल नंबर भी जो है उनको भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। कैसे? मान लीजिए आपको एक नंबर लिखना है -3, तो -3 को आप कैसे लिखोगे भाई फ्रैक्शन के फॉर्म में? -3/1। या आपको लिखना, अगर आपको 0 ही लिखना है तो कैसे लिखोगे? 0/1। तो -3/1 हो गया, चाहे 0/1 हो गया, चाहे 2/3 हो गया, चाहे 5/3 हो गया, ये सब कुछ आप इनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q के फॉर्म में जितने नंबर्स आप लिख सकते हैं उनको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद आपका होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर भाई कौन से होते हैं? जो नंबर रेशनल नहीं है, जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, √3, पाई, √5, √7, इस हिसाब से। और दोनों नंबर जब आप मिला देते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल जब मिला देते हैं तो आपका बन जाता है रियल नंबर। और रियल नंबर के अलावा एक नंबर होते हैं जिनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर जब मिला देते हैं तो बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कंप्लीट आपका खाका है, मतलब ब्रीफ में है कि जैसे नंबर्स का ब्रीफ में है कि नंबर्स आपका शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं और जाते हैं आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर तक। तो इस हिसाब से आपको दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको कुछ नंबर्स पता करने हो तो आप किस तरीके से हिसाब से करोगे। तो लेट से मैं आपको एक नंबर लेता हूँ 2/3, ठीक है। नंबर लिया हमने 2/3। दूसरा नंबर मैंने लिया 3/5। आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में मान लीजिए 5 नंबर पता करने हैं, 10 नंबर पता करने, जितने नंबर पता करने हो, कैसे पता करेंगे? मेथड क्या होता है उसका? तो 2/3 और 3/5, छोटा कौन सा है इनमें से, बड़ा कौन सा है? दिखने से कौन सा लग रहा है आपको? दिखने से तो आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो 2/3 आपका आता है 0.66 या 0.67 आता है, 0.6766 बार आता है।
3/5 आपका आता है 0.6 आता है, 5 0.6 आता है, ये 0.6 0.6 बाहर आ गया। तो बड़ा आपका 2/3 है, छोटा आपका 3/5 है। अब इसको भी और प्रॉपर्ली देख लेते हैं, अभी हमारा कंफर्म हो जाएगा। हाँ, 2/3 ही बड़ा है। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का आप एलसीएम, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर जो आपका हर जो है डिनोमिनेटर जो आपका है ना, पहले आप उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जब आप लिया तो एलसीएम कितना आएगा आपका 15 आएगा। कितना आएगा एलसीएम 15 आएगा। एलसीएम देखो, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 15। तो अब इसको हम उसके सिंपल फॉर्म में फिर लिखेंगे। तो 3/5 2/3 को जब आप लिखोगे एलसीएम लेकर के 15 के फॉर्म में, अपॉन 15 जब हमने किया तो 3 5 15, 5 2 10, 10/15 आ गया। और 3/5 क्या आपका आ जाएगा अपॉन 15, 3 3 9। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है आपका है 2/3 बड़ा है, 3/5 छोटा है। तो ये तो बड़े छोटे की बात हो गई। हमारा क्वेश्चन ये था कि हम किस हिसाब से दो नंबर्स के बीच में हमें बहुत सारे नंबर्स पता करने जो दो नंबर्स के बीच में हो। तो 10 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो मैं क्या करता हूँ 15 2 कर देता हूँ, 30 हो जाता है। ये क्या हो जाता है 30 हो जाता है। यहाँ भी कर देते हैं 15 2 30। तो ऐसा करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 2 20 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा। 20 और 18 के बीच में क्या नंबर आता है 19। तो 19/30 जो होगा ना वो इन दोनों के बीच में होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन इसका और सबसे सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। आपको करना मल्टीप्लाई है 10 से, किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों नंबर्स के। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10 क्या बन गया भाई दोनों नंबर 100/150, 90/150। ठीक है, ये दोनों नंबर बन गए आपके। अब इन दोनों के बीच में क्या नंबर आएंगे, 90 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे 91 92 93 94 95, इस हिसाब से तमाम नंबर आएंगे। तो हम लिख लेते हैं। तो नंबर्स बिटवीन बोथ 91/150, 92/150, 93/150 अप टू 99/150। ठीक है ना। तो ये आपका निकल के आ गया 91 से लेकर 99 तक आपके 9 नंबर्स हमने निकाल दिए। 91 से लेकर 99 तक। तो 9 नंबर्स हमने निकाल दिए जो इन दो नंबर्स के बीच में, मतलब 2/3 और 3/5 के बीच में जो 9 नंबर हमने निकाल दिए हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कम से कम 5 नंबर 6 नंबर के हिसाब से पूछा जाता है। तो उसको आप इस हिसाब से करोगे तो निकल के आ जाता है। बस आपको लोकेट करने हैं, किस हिसाब से लोकेट करोगे आप। 2 नंबर्स के बीच में नंबर पता करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि होता है 2 नंबर्स का एवरेज ले लो, फिर उस एवरेज को आप फर्स्ट नंबर में ऐड कर दो, फिर उसको भी एवरेज ले लो, फिर जो नंबर आपका एवरेज आ रहा है उसको सेकंड नंबर में ऐड कर दो, उसका एवरेज ले लो। इस हिसाब से एवरेज लेते जाओ, ये भी तरीका होता है। ये आ गया आपका 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3। अब √2 क्या होता है भाई, √2 को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू समझेंगे, या फिर इसको हम राइट ट्रायंगल में किस हिसाब से √2 बन रहा है हम उसको समझेंगे, तब जाके हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम राइट ट्रायंगल लेते हैं और राइट ट्रायंगल में अगर हम बेस रखते हैं 1 का, 1 यूनिट का बेस रखते हैं, और परपेंडिकुलर अगर हमारा 1 यूनिट का होता है, तो हाइपोटेनस कितने का बन जाता है, मतलब √1 + 1 इज इक्वल टू √2। ये होता है √2। ठीक है ना। तो हमें बस कंस्ट्रक्शन करना है इसी चीज़ का, बहुत सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन। 0 है बीच में, 1 2 3 राइट साइड में है, -1 -2 -3 आपका लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो √2 को सबसे पहले समझ लेते हैं भाई √2 होता क्या है। तो √2 को हम समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस हमारा है 1 का, परपेंडिकुलर हमारा है 1 का। तो हमारा हाइपोटेनस कितने का बन जाएगा भाई, √1 + 1 इक्वल टू √2। तो √2 का हमारा बन गया हाइपोटेनस। ये हमने क्यों खींचा हुआ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये हमने क्यों खींचा हुआ है। यहाँ पे आप
0 से लेके 1 तक सबसे पहले आप 1 यूनिट लो, यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। ड्रॉ तो पहले से ही है, हम इसके नीचे हल्का से एक और ड्रॉ कर लेते हैं। फिर आप इस 1 के ऊपर 1 यूनिट और ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। 1 यूनिट का हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अब आप इन दोनों पॉइंट को जब जोड़ोगे तो ये बन जाएगा √2। क्या बन जाएगा? √2। और जब आप इस पॉइंट को सेंटर लोगे, 0 को जब आप सेंटर लोगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को आप मेज़र करोगे, मान लो ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। AC को जब आप मेज़र करोगे और AC को मेज़र करके आप उसको अपना एक आर्क उसका काटते हुए, यहाँ पे आप आर्क काटते हुए यहाँ पे नंबर लाइन पे जब लेके आओगे तो इस नंबर लाइन पे जो डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो आपकी बन जाएगी √2। क्या बन जाएगी? √2। ये √2 बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक √2 बन गया, ठीक है। पॉइंट Q मान लो, पॉइंट P कर लेते हैं, पॉइंट P आपका बन गया √2। तो कितना ईजी समझना, √2 आप देख ही सकते हो। इसी हिसाब से मैं आपको बता दूं, अच्छा √2 का हम एक हिसाब से और समझ सकते हैं कि √2 जो आपका आता है उसकी वैल्यू क्या होती है? √2 की 1.414 होती है। तो 1 से लेकर 2 के बीच में आता है, देखो यहाँ 1 से लेकर 2 के बीच में आया हुआ है ना, इस हिसाब से बन जाता है। अभी मान लो आपको ड्रॉ करना हो भाई, √3 आपको ड्रॉ करना हो, एग्जाम में √3 भी आता है, √5 भी आता है, यहाँ तक आया था √7 वगैरह तो कोई नहीं पूछता है, √3 √5 तक आता है। तो √3 अगर आपको पूछ रहे हैं एग्जाम में तो √3 कैसे आप ड्रॉ करोगे? आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लो, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो राइट ट्रायंगल है उसमें समझ लिया करो, तभी जाकर ड्रॉ हो पाएगा। इस ट्रायंगल में आपने अपना बेस रखना है √2 का। कितने का बेस रखना है? √2 का। और परपेंडिकुलर आपका कितने का पड़ जाएगा? 1 का पड़ जाएगा। ये आपका मैंने पूरा प्रॉपर्ली मेजर नहीं किया है, लेकिन समझ सकते हो आप, ये √2 का है, ये 1 का है, ठीक है ना। तो अब ये हाइपोटेन्यूस आपका कितने का बन जाएगा? अंडर √2 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर मतलब हो गया 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब हो गया 1 इक्वल्स √3। कहने का मतलब हो गया, सबसे पहले आप √2 तक ड्रॉ करोगे, √2 का आप बेस लो, 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उसके ऊपर, तब जो डिस्टेंस निकल के आएगा, जो हाइपोटेन्यूस निकल के आएगा वो बन जाएगा √3 का। तो √2 का हमने ड्रॉ कर ही लिया। सबसे इसको ड्रॉ करने के लिए आपको √2 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली √3 नहीं बना सकते हैं। तो √2 हमने ड्रॉ कर ही लिया है, यहाँ पे हमने 1 यूनिट डाला, यहाँ 1 यूनिट डाला, जो हमारा हाइपोटेन्यूस निकल के आया √2 का था। फिर √2 का हमने डिस्टेंस पता कर लिया नंबर लाइन पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब इसके ऊपर एक डिस्टेंस आप ये ले लो, ये डिस्टेंस हम लिए हुए ही हैं, इस पर आप 1 का डालो परपेंडिकुलर, ये पड़ गया 1 का परपेंडिकुलर। तब ये हाइपोटेन्यूस जो निकल के आएगा ये बन जाएगा √3 का। क्या बन जाएगा? √3 का बन जाएगा। और इसको आर्क मानते हुए जब हम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लो, ये भी लगभग यहाँ पे कहीं पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर निकल के आएगा वहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी √3 की। पॉइंट Q, ये पॉइंट Q है। पॉइंट Q जो होगा O से लेके, मतलब A से लेकर के Q तक, AQ जो होगा ये आपका √3 का बन जाएगा। तो ये हमने जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं हमने उनको रिप्रेजेंट कर लिया है नंबर लाइन पे। अब हम सीखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स, और उनको हम करेंगे रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे भी करेंगे, प्लस उनको P/Q फॉर्म में भी सीखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। कुछ नहीं है, इसको बहुत आसान है समझना। जो टर्मिनेटिंग मतलब होता है वो नंबर जो टर्मिनेट कर जाए, टर्मिनेट मतलब होता है जो खत्म हो जाए। कौन से नंबर होते हैं जो आगे नहीं बढ़ते हैं? कोई भी नंबर उठा लो जो रिपीट नहीं करता है, जैसे कि 0.1, 0.35 डेसिमल में है तो आपका 1.2 भी चलेगा, 1.2 भी उसमें भी डेसिमल लगा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल मतलब क्या होता है? वो नंबर जो टर्मिनेट नहीं करें लेकिन इसमें कुछ नंबर्स आपके बार बार रेकर कर रहे हैं। रेकर मतलब होता है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि
0.11111 इस हिसाब से इन्फिनाइट, जिसको हम लिखते हैं 0.1 बार। ठीक है ना। दूसरा आपका है 0.1232323 हिसाब से हमने कर दिया, जिसको हम लिखते हैं 0.123 बार ओवर 23 के ऊपर बार लगेगा क्योंकि हम रिपीट वही कर रहा है। ठीक है ना, डॉट 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 इन्फिनाइट। तीसरा आपका है 1.14141414 डॉट डॉट इन्फिनाइट, तो 1.14 बार। ठीक है ना। तो ये सिंपल हो गया आपका, इसको कुछ नहीं करना है हमें। वो नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं करते लेकिन जो रिपीट करते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तीसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है ना। ये इसमें क्या है, जो रिपीट भी नहीं होंगे और जो टर्मिनेट भी नहीं होंगे। कोई भी नंबर उठा लो उल्टा सीधा, जैसे रूट आपका 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। ठीक है ना। तो ये नंबर आपका टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये नंबर आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। √3.5। अब इसको आप देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। √2 को आप लिख सकते हो √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √3 को आप लिख सकते हो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √5 को आप लिख सकते हो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। लेकिन √3.5 को आप कैसे लिखोगे, बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह के नंबर्स को हम किस हिसाब से करते हैं रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे, उसको हम सीखते हैं अभी। थोड़ा सा इसका स्पेशल टेक्निक होता है। स्पेशल टेक्निक में क्या रहेगा, सबसे पहले आप ड्रॉ करो नंबर लाइन पहले आप ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इधर नेगेटिव नंबर मैं उतना नहीं लिखने वाला हूँ अभी, फिर पॉजिटिव नंबर लिखता हूँ। मान लो मैंने -1 लिख दिया, एक लिख देता हूँ। 0 1 3 4 5 6। ठीक है, √3.5 है। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आप 3.5 को मेज़र करो। 0 से लेकर के 3.5 आपने मेज़र किया। 3.5 आपका मेज़र हो गया, यहाँ पे कहीं आएगा। ये पॉइंट आपका हो गया, ये पॉइंट मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ब्लैक से। ये ब्लैक से पॉइंट P आपका क्या बन गया भाई, 3.5 तक बन गया। उसके बाद आप इसमें 1 यूनिट जोड़ोगे। क्या करोगे, 1 यूनिट जोड़ोगे, तो मतलब 4.5 तक आपने जोड़ दिया। 4.5 तक आपने, मतलब 4.5 तक आपका बन गया Q। ठीक है ना। पॉइंट P 3.5, पॉइंट Q 4.5। पॉइंट P 3.5, पॉइंट Q 4.5। अब क्या करोगे, अब 0 से लेकर के पॉइंट Q तक का जो डिस्टेंस है 4.5 जो है ना, उसका हाफ लो। 4.5 का हाफ क्या होगा, 2.25। तो 2.25 को मार्क करो। 2.25 को हमने मार्क कर लिया। ठीक है ना। यहाँ पे आपका मार्क हो गया, यहाँ पे कहीं हो जाएगा 2.25 PQR। तो 2.25 मार्क कर लिया। इसके बाद आप 0 से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको आप रेडियस मान के, रेडियस आप या तो 0 से लेकर R तक मान लो, या R से लेकर के Q तक मान लो। दो एक ही बात हो गई। R से लेकर Q की डिस्टेंस वो भी 2.25 है। ओके, तो Q/2 यहाँ मैं लिखे दूँ। O मतलब 0 को हम O मान लेते हैं, ये O हो गया। OQ/2 इक्वल्स 2.25। 2.25 हो गया ना। अब OQ अपॉन 2 इक्वल 2.5 इक्वल टू RQ। OQ हो गया चाहे आपका RQ हो गया चाहे OR हो गया। OQ अपॉन 2 मतलब OR हो गया, इक्वल्स OR। तो बात तो एक ही हुई इनकी दोनों का। इसका हाफ, इस डिस्टेंस का हाफ ले लो, OQ का हाफ ले लो, तो मतलब आपका OR निकल के आता है चाहे आपका RQ निकल के आता है। तो ये बन जाता है आपका रेडियस बन जाता है। इस रेडियस को मार्क करते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा सर्कल बन गया, मतलब सेमी सर्कल बन गया। इस हिसाब से पूरा सर्कल हम नहीं ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरा जोड़ना है।
तो सेमी सर्कल हमने मार्क कर लिया। इसके बाद आप पॉइंट P से यहाँ पे डालो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर पड़ गया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर पड़ा तो क्या बन गया, ये S बन गया, PS। तो PS की जो डिस्टेंस निकल के आती वही होती है हमारी रूट 3.5। तो जब आप P को सेंटर मानते हुए PS का रेडियस लेते हुए जब आप ड्रॉ करते हो, नंबर लाइन पे एक डिस्टेंस ड्रॉ करते हो, P को सेंटर मानना पड़ेगा, सेंटर को बदलना पड़ेगा। तो P को सेंटर मानते हुए PS को रेडियस लेते हो, जब आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कहीं पे आगे पड़ेगा, ये भी आपका लगभग यहीं पड़ रहा है, यहाँ पे S के बाद T, PT। तो PS इक्वल टू PT, PS इक्वल टू PT इक्वल टू रूट 3.5। इस हिसाब से निकल के ये आता है। तो रूट 3.5 वैसे भी देख लो आप, रूट 4 का होता है 2 होता है, रूट 1 आपका 1 होता है, रूट 3.5 आपका 1 से लेकर 2 के बीच में कहीं पड़ता है। तो 1 से लेकर ये आपकी डिस्टेंस जो पड़ेगी 1 से लेकर 2 के बीच में कहीं पड़ेगी, तो रूट 3.5 आपका ड्रॉ हो जाता है। इसका प्रूफ कैसे हम देते हैं, क्यों आपका रूट 3.5 होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। अभी इस वीडियो में हम उसका मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसमें मैं केवल आपको नंबर लाइन पे जो कैसे हमें करना, रिप्रेजेंट कैसे करना है, मैं आपको बस उतना सिखाऊंगा। अगला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5.3 बार मान लीजिए मेरे पास नंबर है। क्या नंबर है, 5.3 बार। 5.3 बार मुझे इसे करना है रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। ये चीज़ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगी, लेकिन एक हिसाब से इसको प्रॉपरली तो हम नहीं कर सकते। देखो मैं इसको सिखा देता हूँ कैसे। कुछ नहीं करना है, मान लो आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन आपका पड़ा, यहाँ पे -1 है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। थोड़ा सा आगे और ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे और ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 6 है, 7 है, ठीक है। सबसे पहले आप मार्क करो, 5 को मार्क करो। 5 को मार्क कर लिया बॉस, ठीक है ना, 5 मार्क हो गया। इसके बाद आप मार्क करो उसमें 0.3 कहाँ पे है। मान लो 5 से लेकर 6 के बीच को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। डिवाइड कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां। 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। तो ये आपका है 5.1, ये 5.2, ये 5.3, ये 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6। तो 5.3 कहाँ पड़ेगा, थर्ड डिवीजन पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। ये पॉइंट हो गया आपका 5.3। तो ये आपका हो गया 5.3, ठीक है ना, ये 5.3 हो गया। इसके अलावा इस नंबर लाइन पे आपको कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, ये आपका 5.4 है, ये 5.4 है, ये आगे 5.5 है। अब अगला आपको नंबर लिखना है, तो 5.3 को जब आप लिखते हो तो 5.3 एग्जैक्टली क्या होता है, 5.33333। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रॉपर्ली हम एंड तक तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम 2-4 स्टेप में करके दिखाते हैं। हमारे एक स्टेप में दिखाते हैं 5 दिखा दिया हमने, सेकंड स्टेप दिखा दिया हमने 5.3 दिखा दिया, थर्ड स्टेप में आप 5.33 दिखा दो। जो 33 दिखाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 5.3 ले लो, 5.3 ले लो, 5.3 ले लिया आपने। फिर उसके बाद से यहाँ पे 10 डिवीजन करो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां आपका हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है ना। 5.3 यहाँ पे था, 10वां आपका यहाँ हो गया, 5.4 हो गया। तो 5.3 के बाद जो थर्ड डिवीजन आपका पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो पड़ेगा आपका 1 2 3, ये आपका पड़ जाएगा, ये 5.33 हो जाएगा,
5.33। इसी हिसाब से आप एक बार मान लीजिए ये आपका 5.33 हो गया। अब आपको लिखना है 5.333, तो 0.33 लिखने के लिए आप क्या करोगे, फिर 5.33 ले लो यहाँ पे आप 5.34 ले लो, उनके बीच में आप देख लो 5.333 कहीं आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका इन्फिनाइट तक ये रिप्रेजेंट करते जाते हैं हम। तो ये तो भाई तरीका हो गया आपका रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को जो आपका टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिकरिंग है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन देखो, रेशनलाइजेशन का मतलब प्रॉपरली अगर समझे तो इंग्लिश में या हिंदी में क्या होता है। रेशनल मतलब होता है लॉजिकल चीज़ें। रेशनलाइजेशन मतलब होता है कोई भी नंबर जिसको हम प्रॉपरली लॉजिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से होगा रेशनलाइजेशन। तो हमारे पास नंबर है, मान लो 1/2 माइनस √3। अब ये भी इसको आप इसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है लेकिन दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर जो होता है ना, उसमें इरेशनल नंबर थोड़ा सा नहीं आना चाहिए, दिखने में अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ पे छोड़ दोगे कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको आप प्रॉपरली अगर आप लिखना चाहोगे तो बेटर पड़ता है। इस नंबर यहाँ पे कुछ इस हिसाब से लिखा जाए कि जब न्यूमरेटर में ये नंबर आ जाए और हमारा जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो होल नंबर में आ जाए। तो उसकी टेक्निक क्या होती है, कुछ नहीं करना होता है आपको। अगर ये आपका a माइनस बी के फॉर्म में है, अगर a माइनस बी के फॉर्म में है तो इसको कर दो आप मल्टीप्लाई a प्लस बी से। किससे कर दो मल्टीप्लाई? a प्लस बी से। a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। a प्लस बी से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होता है वो अभी पता चल जाएगा। तो इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर से, ठीक है ना, भूलना मत इस चीज़ को। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि नीचे कर दिया मल्टीप्लाई ऊपर छोड़ दिया, फिर तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। अब क्या करेंगे इसका, उसको सॉल्व कर दो, कुछ नहीं करना है। इक्वल्स 2 प्लस √3 अपॉन ये a माइनस बी और a प्लस बी है। तो या तो प्रॉपर्ली बारी बारी से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 2 ज़ा 4 करो, प्लस 2 √3 करो, माइनस 2 √3 करो, प्लस √3 होल स्क्वायर करो, या सीधे फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, 4 - 3 = 1 हो गया है। 4 - 3 = 1 हो गया, तो ऊपर आपका निकल के आ गया 2 प्लस √3। तो ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल था आपका रेशनलाइजेशन का। इसके अलावा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका -2 √3 हो जाए, यहाँ पे आपका कुछ 4 वगैरह भर दें, तो यह मतलब आपका 10 हो जाए। लेकिन उसमें मेथड आपका यही रहेगा, a माइनस बी के फॉर्म में लिखा रहता है, उसको हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके हम रिजल्ट हम लेके आ जाते हैं। तो ये हो गया रेशनलाइजेशन। अब लास्ट आपका होता है चैप्टर 1 का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या होता है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, 3-4 लॉज होते हैं, उनको आपको याद करना होता है। याद क्या करना होता है? समझना ही होता है। याद करोगे तो याद होने वाला है नहीं, मैथमेटिक्स में समझने से ही होता है, याद करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका पड़ गया, मान लो a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। क्यों होता है ये, ऐसा क्यों होता है? सोच के ही देख लो ना। अगर आपको ये सब याद ना हो इस हिसाब से, क्योंकि आपको दिमाग में कन्फ्यूजन ही होता है भाई a टू पावर m का m और n मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुए, a टू पावर mn क्यों नहीं हो गया, a टू पावर m प्लस n क्यों हुआ है। एग्जाम्पल लेके देख लो ना, जब भी कोई कन्फ्यूजन है मैथ में तो एग्जाम्पल लेके देख लिया करो। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, मान लो 2 क्यूब इंटू 2 टू पावर 4 है, ठीक है ना। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड कर लिया मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब हो गया। 2 टू पावर 4 क्या हो गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। टोटल आपका 2 कितनी बार आ रहा है, 3 + 4 = 7 नहीं हो रहा है।
इक्वल टू 2 टू पावर 7। तो अगर आपको 2 टू पावर 3 से इंटू 2 टू पावर 4 हमने दिया हुआ है, यहाँ से आपको 2 टू पावर 7 लाना है, तो आप क्या करोगे, 2 में पावर आप जो 3 प्लस 4 जो दिए हुए उनको जोड़ दोगे। आप क्या कर दोगे, आप दोनों को जोड़ दोगे, इक्वल टू 2 टू पावर 3 प्लस 4। मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये नंबर जो आपका 2 टू पावर 12 नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 2 टू पावर 3 4 12 होता है, तो 2 टू पावर 7 ही है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसी में आ जाती है, ए टू पावर m डिवाइडेड बाई ए टू पावर n। ए टू पावर m डिवाइडेड बाई ए टू पावर n इक्वल टू ए टू पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये भी आपको समझना कोई बहुत हार्ड नहीं है। इसमें आपको देखो, इसको दो हिसाब से हम समझ सकते हैं। कैसे, या तो एग्जांपल लेके समझ लो, या इसको जैसे मैं फर्स्ट बार को, या जैसे मैं आपको पिछली बार समझाया था, मल्टीप्लाई समझाया था, उस हिसाब से लेके समझ सकते हैं। तो पहले इसको दो बार में समझते हैं। पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, आपको बेटर पड़ता है। तो वही कर लेते हैं, 2 टू पावर 4 वाला कर लेते हैं। 2 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 3, ये करना है हमें। इसको लिख लो पूरा अच्छे से लिख लो, एक्सपेंड कर लो। 2 टू पावर 4 क्या हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 हो गया, अपॉन 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। बड़ा 2 2 पड़ रहा है यार इसमें, ढेर सारे 2 2 हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 2 से कट गया, क्या निकल के आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से आपको 2 लाना है, या मतलब आपको सीखना है कि भाई 2 कहाँ, 2 कैसे आएगा। तो आपको कैसे निकल के आता है ये, 2 टू पावर 4 डिवाइड बाई 2 टू पावर 3 इक्वल टू 2 टू पावर 4 माइनस 3, मतलब 2 टू पावर माइनस n। इसको आप m डिवाइड बाई n मत कर देना, 2 टू पावर 4 डिवाइड बाई 3 करोगे, 2 टू पावर 4 अपॉन 3 आएगा, जो कि आंसर से मैच नहीं करेगा। 2 टू पावर 4 माइनस 3 आंसर से मैच कर रहा है, 2 टू पावर 1। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है इसको समझने का, दूसरा तरीका होता है इसको समझने का कि ए टू पावर m को आप ए टू पावर m लिख दो, जहां कर दो मल्टीप्लाई बाई ए टू पावर माइनस n। क्यों, ये डिवाइड बाई n मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई n मतलब होता है 1 अपॉन ए टू पावर n। क्या होता है, 1 अपॉन ए टू पावर n। तो 1 अपॉन ए टू पावर n को आप लिख सकते हो ए टू पावर माइनस n, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो हमने पिछली बार सीखा ही था मल्टीप्लाई में, अगर दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा हो तो उनकी पावर जो होती है उसका समेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, समेशन हो जाता है। तो इक्वल टू दोनों को जोड़ दो, ए टू पावर m प्लस माइनस n, m प्लस माइनस n करोगे तो ए टू पावर माइनस n आ जाएगा, सेम आंसर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई आपका अलाउड है। ए टू पावर m का पावर n, ए टू पावर m का पावर n, इसका होता है ए टू पावर m इंटू n, ए टू पावर m n। ठीक है, इसको भी समझ सकते हो एग्जाम्पल से ही। आप एग्जाम्पल ले लो, कोई एग्जाम्पल लेके समझोगे तो सब आसान पड़ जाता है। 2 स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, तो 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4 का क्यूब क्या करोगे, क्या होता है, 64 होता है। 64 क्या होता है आपका, 2 टू पावर 6। 6 क्या होता है, 2 3 जा 6 होता है। क्या होता है, 2 3 जा 6। अगर आप इसको प्लस कर दोगे गलती से, भाई 2 + 3 तो 5 निकल के आ जाएगा, माइनस कर दोगे तो -1 निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 6 निकल के आएगा। इस हिसाब से हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीख लिए हैं। आपका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। इसका मतलब ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया, ब्रीफ में ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 2 अब शुरू करेंगे अब हम। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स आपका होता है।